रामपुर गांव में गीता अपनी बेटी माही और पति सुरेश के साथ रहती थी। सुरेश दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था, जिससे उनकी रोजी रोटी चल रही थी। पहले तो सुरेश अपनी पत्नी बेटी से खूब प्यार करता था और उनकी खुशियों का खूब ध्यान रखता था, लेकिन धीरे धीरे उसे शराब की लत लग गई और अब वो शराब के नशे में चूर रहने लगा। हालत ये हो गई कि उसने नौकरी तक छोड़ दी। अब घर में खाने पीने की भी कमी हो गई थी। एक रोज अपनी बच्ची के भविष्य के साथ मैं समझौता नहीं कर सकती। मुझे कुछ न कुछ काम करना ही होगा, नहीं तो माही का स्कूल छूट जाएगा। अब अपने घर के बिगड़ते हालातों को देखते हुए गीता लोगों के घरों में कामकाज करने लगी। अब वो रोज सुबह काम पर जाने से पहले अपनी बेटी को स्कूल छोड़ती और फिर वहीं से काम पर निकल जाती। माही बिटिया जल्दी कर, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। हाँ माँ चलो। वो स्कूल जाने के लिए निकल ही रहे थे कि तभी सुरेश नशे में लड़खड़ाता हुआ आ गया। गीता, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए, मैं तुम्हें जल्दी लौटा दूंगा। तुम्हें जरा भी शर्म नाम की चीज बची है कि नहीं? जैसे तैसे करके मैं घर खर्च चला रही हूँ, अपनी बच्ची की फीस भर रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। बस हर समय अपनी दारू की पड़ी रहती है। अरे मेरा ना सही, कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो कुछ सोच लो। मुझ पर ये एहसान जताने की कोशिश मत कर, समझे? यह अकेली मेरी ही बेटी नहीं है, तेरे भी है। तो इसका खर्च उठा भी लेगी तो तेरा क्या चला जाएगा? चल अब ला दे पैसे। मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है। तो ऐसे नहीं मानेगी। बाबा मत मारो माँ को, छोड़ दो। कुछ देर बाद सुरेश वहाँ से चला जाता है। गीता अपनी किस्मत को कोसते हुए रोते हुए माही को स्कूल छोड़ती है, फिर काम पर चली जाती है। लेकिन स्कूल पहुंचकर भी माही का काम में मन नहीं लगता और सुबह हुई घटना के बारे में ही सोचती रहती है। उधर गीता काम पर पहुंचती है और काम करने लगती है। कुछ देर बाद उसकी मालकिन, गीता, पड़ोस में रहने वाली कमला काकी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। तुम काम खत्म करके लॉक कर देना और चाबी मुझे दे देना। ठीक है मालकिन। सारा काम खत्म कर गीता मालकिन को चाबी दे देती है, जिसके बाद वो घर आ जाती है। शाम को सुरेश फिर घर आता है और उससे पैसे मांगने लगता है, लेकिन जब गीता मना कर देती तो वो कोई ना कोई सामान उठाकर बेच आता और उन पैसों से दारू पीता। धीरे धीरे उसने काफी सामान बेच दिया था। ऐसे ही एक रोज जब गीता सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई ढूंढती है तो अरे कढ़ाई कहाँ गई? हो ना हो ये उस आदमी का ही काम है, उसने वो कढ़ाई भी बेच दी। अब मैं अपनी बच्ची के लिए सब्जी किस में बनाऊंगी? एक काम करती हूँ, पड़ोस वाली काकी से कुछ देर के लिए मांग कर ले आती हूँ। गीता पड़ोस की काकी से कढ़ाई ले आती है। फिर कुछ दिन बाद तनख्वाह मिलने पर वो एक नई कढ़ाई खरीद लेती है और काम पर जाने से पहले उसे बक्से में छुपा कर रख देती है। लेकिन सुरेश उसे भी देख लेता है और जब गीता उसे वो कढ़ाई बेचने से मना करती है तो वो फिर से उसकी खूब पिटाई करता। रोज रोज अपने घर पर दिन रात लड़ाई झगड़े देख अब माही काफी परेशान रहने लगी थी। अपनी माँ की ऐसी हालत देख माही अंदर ही अंदर घुटती। फिर एक रोज स्कूल में, माही तू जानती है कल तो क्रिसमस है और उस दिन सांता से जो भी मांगो वो सब देते हैं। क्या सच में? हाँ, और आज ना हम बाजार वाले रास्ते से घर चलेंगे, देखना बाजार में क्रिसमस की कितनी धूम होगी। वो दोनों स्कूल की छुट्टी होने के बाद बाजार वाले रास्ते से घर जाते हैं, जहाँ हर तरफ क्रिसमस ट्री और सेंटा और गिफ्ट से बाजार सजे हुए थे। लेकिन माही के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो खाली हाथ ही घर आ जाती है। अगले दिन क्रिसमस पर स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए गीता के काम पर जाते ही माही भी खेलने चली गई थी। दिन में जब घर लौटी तो देखा कि सुरेश फिर से गीता के साथ मारपीट कर रहा है। ये देख माही घबरा गई और परेशान होकर जंगल के पास वाली नदी के पास जाकर बैठकर रोने लगी। तभी उसके सामने लाल कपड़ों में खड़ा सेंटा नजर आता है। हेलो माय चाइल्ड, तुम क्यों रो रही हो? आज मैं धरती लोक पर सब बच्चों को गिफ्ट देने आता हूँ। बोलो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? नहीं, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। तो मुझे बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? माही रोते हुए उसे सारी बात बताती है। सेंटा उसे एक छोटा सा क्रिसमस ट्री देता है जो कि लगातार रोशनी से जगमगा रहा था। ये लो माय चाइल्ड, अब से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म। ये एक जादुई क्रिसमस ट्री है, तुम इससे जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। थैंक यू सेंटा अंकल। गॉड ब्लेस माय चाइल्ड। सेंटा वहाँ से गायब हो जाता है। तभी माही घर पहुँचती है और उसे सारी बात बताती है। अगर ये क्रिसमस ट्री सच में जादुई है तो इससे विश मांगो कि तुम्हारे बाबा आज के बाद कभी इस दारू को हाथ न लगाएं। ऐ जादुई क्रिसमस ट्री, मेरे बाबा को इस नशे की आदत से सदा के लिए मुक्त कर दे। तभी उस ट्री से एक तेज रोशनी प्रकट होती है और सुरेश पूरी तरह ठीक हो जाता है और अपनी पत्नी से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो गीता, नशे की हालत में
मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया। अब से मैं इस दारू को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। ये सुनकर गीता और माही बहुत खुश हो जाते हैं। इसका मतलब ये जादुई क्रिसमस ट्री सचमुच में कमाल कर गया। क्या मतलब? फिर माही उसे सारी बात बताती है। इसके बाद माही उस ट्री से एक केक मांगती है, साथ ही ढेर सारे पकवान भी, जिन्हें खाकर वो सब अपना क्रिसमस मनाते हैं। कुछ दिन बाद उस जादुई क्रिसमस ट्री की वजह से सुरेश और गीता एक ढाबा खोल लेते हैं, जिससे उन्हें खूब कमाई होती है और अब वो तीनों साथ में खुशी खुशी रहते हैं। क्रिसमस का त्योहार आने वाला था। लोग अपने अपने घरों में क्रिसमस की तैयारियां कर रहे थे, पर सोनी का मन उदास था। वो सब लोगों को अपने अपने घरों की साज सजावट करते देख रही थी। तभी उसे अपनी माँ के रोने की आवाज आई और वो अंदर भागी। भाभी, मैंने कपड़े बहुत ध्यान से धोए थे। मुझे नहीं पता आपकी साड़ी पर ये दाग कैसे लग गया। शायद आपकी साड़ी की फॉल का रंग साड़ी पर आया है। मेरे आगे जुबान लड़ाती है, हमारा खाकर हम पर ही जोर चलाती है। तेरा पति तुझे छोड़कर भाग गया, तू और तेरी बेटी यहाँ रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो। किरण, तुम भी बहुत सीधी हो। अच्छे से इन दोनों माँ बेटी से काम लिया करो। तुम काम वाली को हटा दो। कल से बर्तन झाड़ू का काम सोनी कर लेगी। आप ठीक कह रहे हो। सुमन, तू रसोई और कपड़े संभालती है, इसीलिए सफाई बर्तन में देर हो जाती है। अब से सोनी बर्तन सफाई करेगी। पर भाभी, सोनी स्कूल कैसे जाएगी? सुबह उसका स्कूल होता है। सुन लो सुमन, सोनी कल से स्कूल नहीं जाएगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सोनी की भी पढ़ाई का खर्चा उठा सकूं। क्या जरूरत थी विवेक को भागने की घर छोड़कर? अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर भाग गया। मैं तो सिर्फ समाज के डर से तुम दोनों को घर से धक्के देकर नहीं निकाल रहा हूँ। इसलिए जैसा हम कहते हैं वैसा करो। ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है। किरण, मैं दुकान जा रहा हूँ। सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। 6 महीने पहले सुमन का पति विवेक बिना बताए कहीं चला गया और 6 महीने से विवेक का कुछ पता नहीं। सुमन अपनी बेटी सोनी के साथ घर को छोड़कर भी नहीं जा सकती। उसे लगता है कभी न कभी विवेक जरूर लौट कर आएगा, इसीलिए वो अपनी जेठानी के साथ रहने पर मजबूर है। आखिर वो अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाए? उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। सोनी की पढ़ाई छुड़वा दी जाती है और वो बेचारी अपनी माँ सुमन के साथ घर के कामों में लग जाती है। 2 दिन बाद क्रिसमस था। किरण दीदी कहाँ हो? अरे हमारी शीतल बिटिया कहाँ पर है? मामा जी, आप और आपके हाथ में ये इतने सारे गिफ्ट्स, ये किसके लिए हैं? अरे सुरेश भैया, आप अचानक, आपने आने की कोई खबर ही नहीं दी। अरे दीदी, आपको तो पता है ना कि हर बार क्रिसमस पर ऑफिस में बहुत काम होता है, इसलिए मैं अपनी भांजी के लिए क्रिसमस के लिए ढेर सारे उपहार पहले ही ले आया। पता नहीं मुझे बाद में समय मिले या ना मिले। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे पास समय क्यों नहीं रहेगा? अरे दीदी, क्रिसमस पर हमारा ऑफिस बहुत बड़े लेवल पर एक पार्टी कर रहा है और हाँ, मैं आप सबको भी इनवाइट करने आया हूँ। और हाँ, शीतल को वहाँ पर बहुत मजा करने को मिलेगा। पूरी क्रिसमस पार्टी में सब खूब मजे करने वाले हैं। वाह मामा जी, फिर तो मैं क्रिसमस पार्टी में खूब मजे करूंगी। मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे पास आप जैसे मामा हैं। शीतल को अपने मामा के साथ बातें करते देख सोनी उदास हो जाती है। रात को सोते समय सोनी सुमन से कहती है, माँ, शीतल के मामा कितने अच्छे हैं। वो शीतल के लिए क्रिसमस के ढेर सारे तोहफे लाए हैं। माँ, मेरे मामा कौन है? मेरे मामा क्यों नहीं आते? मुझे भी मामा के घर जाना है। मुझे भी अपने मामा के साथ क्रिसमस मनाना है। सोनी अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। सुमन अपनी बेटी का रोना नहीं देख पाती। तभी सुमन की नजर आसमान में चमकते चांद पर जाती है। सोनी, वो देख, सामने जो चंदा मामा है ना, वही तुम्हारे मामा है। वो देख, तुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं ना। चल, अब तू उनसे ढेर सारी बातें कर। माँ, क्या सचमुच चंदा मामा मेरे मामा हैं? फिर तो मैं उनके साथ क्रिसमस भी मनाऊंगी। वो मुझे उपहार देंगे ना माँ? मुझे भी अपने मामा के घर जाना है, उनके साथ क्रिसमस मनाना है। माँ, चंदा मामा मुझे अपने घर क्रिसमस पर ले जाएंगे ना? हाँ मेरी गुड़िया रानी, चंदा मामा तुम्हें क्रिसमस पर अपने साथ ले जाएंगे। चल, अब तू सो जा। आसमान में चंद्रमा सोनी की बातों को सुन लेता है। इस बच्ची ने मुझे बहुत प्यार से याद किया है। मुझे इसे धरती पर लेने जाना ही होगा। अगले दिन क्रिसमस था। शीतल अपने मम्मी पापा के साथ तैयार होकर अपने मामा के घर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। ओ सोनी, इधर आ। ये ले 5 रुपए रख, टॉफी खरीद के खा लेना। आज क्रिसमस है इसलिए दे रही हूँ। सुनो जी, देर हो रही है। सुरेश हम सबका इंतजार कर रहा होगा। मम्मी, आपने सोनी को पैसे क्यों दिए?
अरे कोई बात नहीं, भिखारी समझ कर दे दिए। अब इस गरीब के मामा तेरे मामा की तरह तो है नहीं जो इतनी महंगी महंगी क्रिसमस की पार्टियों में ले जाए, इसलिए मैंने सोचा इसे 5 रुपए दे देती हूँ, टॉफी ले लेगी। सुमन, घर का काम खत्म कर लेना, हम लोग कल सुबह तक लौटेंगे। सुमन की जेठानी और शीतल क्रिसमस पार्टी में चले जाते हैं। सुमन घर के कामों में लग जाती है। सोनी का मन उदास था। सब लोग क्रिसमस डे मना रहे थे। सोनी चंद्रमा की तरफ देख रही थी और मन ही मन उदास भी हो रही थी। अचानक उसे चंद्रमा में से एक सफेद सीढ़ी उतरती दिखाई दी। वो सीढ़ी सोनी के पास आकर रुक जाती है और उस सीढ़ी पर सोनी किसी को उतरते हुए देखती है। सोनी घबरा जाती है। सोनी के सामने सफेद रंग की पोशाक पहने बिल्कुल राजकुमारों जैसा एक व्यक्ति खड़ा था। आप कौन हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं ही तो तुम्हारा चंदा मामा हूँ। मैं तुम्हें चांद पर क्रिसमस पार्टी के लिए लेने आया हूँ। जल्दी से चलो, चांद पर क्रिसमस पार्टी का आयोजन चल रहा है। क्या? सचमुच? माँ देखो, चंदा मामा आ गए। सोनी की आवाज सुनकर सुमन बाहर आती है। वो भी घबरा जाती है। बहन घबराओ नहीं, सोनी ने मुझे दिल से अपना चंदा मामा बोला है और तुमने भी तो सोनी को यही कहा है कि मैं उसका मामा हूँ। आओ सोनी, आओ सुमन बहन, मेरे साथ चांद पर चलो। चंद्रमा के साथ बहुत सारे सितारे भी सोनी और सुमन का स्वागत कर रहे थे और सब गीत गा रहे थे। आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं, मिलजुल कर क्रिसमस मनाए, नन्ही नन्ही खुशियां बटोर कर एक नया सपना सजाए। आओ तुम्हें चांद पर ले जाए। देखते ही देखते सोनी और सुमन की वेशभूषा बदल जाती है। वे दोनों बहुत ही सुंदर कपड़ों में आ जाते हैं। सोनी अपनी माँ के साथ चांद पर पहुंचती है। चांद और गगन के सारे सितारे सोनी के साथ बहुत धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। चांद पर केक, टॉफी, बिस्कुट, खाने पीने की चीजें, गुब्बारे, खिलौने और भी बहुत कुछ था, जिसे देखकर सोनी बहुत खुश थी। पर अचानक सुमन उदास हो जाती है। क्या हुआ माँ, तुम उदास क्यों हो गई? देखो, हम चांद पर कितना सुंदर क्रिसमस बना रहे हैं। बताओ ना माँ, क्या हुआ? वरना मैं भी खुश नहीं हो पाऊंगी। कुछ नहीं सोनी, तुम्हारे पापा की याद आ गई थी। पता नहीं वो किस हाल में होंगे आज। वो ये सब देखकर बहुत खुश होते। काश वो वापस लौट आते। सुमन अभी सोनी से बात कर ही रही थी कि तभी सामने से सोनी अपने पापा को आता देखती है। माँ देखो, वो सामने पापा आ रहे हैं। चंदा मामा, वो देखो मेरे पापा। आप कहाँ चले गए थे? आपके बिना मैं और सोनी बिल्कुल अकेले थे। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में था सुमन, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। आज सोनी के चंदा मामा ने मुझे एक गहरी नींद से जगाया है और वो मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। आज सोनी के चंदा मामा ने मुझे अपने परिवार से मिला दिया। सोनी अपने माता पिता को पाकर बहुत खुश थी। सब चांद को धन्यवाद कहते हैं। चांद पर सब मिलकर सोनी को बहुत सारे क्रिसमस के उपहार देते हैं। कुछ देर बाद सोनी अपने माँ पापा के साथ धरती पर वापस लौट आती है। विवेक एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया था, जिसके कारण वो कोमा में चला गया था। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसके घर का पता भी कोई नहीं जानता था। वो एक अस्पताल में बहुत समय से भर्ती था। अचानक वो होश में आ गया। वो जादू सोनी के चंदा मामा ने ही किया था। विवेक को अपने भैया भाभी की सारी सच्चाई पता चलती है और वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर वहां से चला जाता है और नया जीवन शुरू करता है। आज सोनी के चंदा मामा की वजह से उसके जीवन में बहुत सारी खुशियां थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।